नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त सोनू। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल हिंदी की बातें में। यहाँ हिंदी माध्यम में 9th से 12th के बच्चों के लिए कुछ सपोर्ट मटेरियल लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस कंटेंट को AI की मदद से आकर्षक बनाया गया है। आशा है ये आपको पसंद आएगा। मुझसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। राष्ट्रवाद एक ऐसा आइडिया जिसने दुनिया का नक्शा ही बदल डाला, बड़े बड़े साम्राज्यों को गिरा दिया और नए नए देश बना दिए। ये एक ऐसी ताकत है जो लोगों को जोड़ भी सकती है और तबाह भी कर सकती है। तो चलिए आज हम इसी जबरदस्त आइडिया के सफर को समझते हैं कि कैसे ये यूरोप में एक सपने की तरह शुरू हुआ और कैसे इसने पूरे महाद्वीप की शक्ल बदल दी। जरा सोचिए, क्या कोई पेंटिंग भविष्य बता सकती है? सुनने में अजीब लगता है ना? पर चलिए अपनी कहानी की शुरुआत इसी दिलचस्प सवाल से करते हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसे आर्टिस्ट की जो अपने वक्त से इतना आगे था कि उसने एक ऐसी दुनिया पेंट कर दी जो अभी बनी ही नहीं थी। एक ऐसी दुनिया जहां सारे देश आज़ादी की एक ही मशाल के नीचे एक हो रहे थे। तो ये महज एक पेंटिंग नहीं थी, ये एक सपना था। एक ऐसी दुनिया का सपना जहां राजा महाराजा नहीं बल्कि आम लोग, नागरिक अपनी किस्मत खुद लिखेंगे। सोरियो ने इसे नाम दिया लोकतांत्रिक और सामाजिक गणराज्यों की दुनिया। और बस यहीं से हमारे आज के विश्लेषण की शुरुआत होती है। तो सवाल ये उठता है कि ये खूबसूरत सपना हकीकत की जमीन पर कैसे उतरा? आखिर इसकी जड़ें कहाँ थीं? इसकी जड़ें थीं उस एक घटना में जिसने पूरे यूरोप का चेहरा हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया, और वो थी फ्रांसीसी क्रांति। उस क्रांति से पहले का यूरोप कैसा था? वो निरंकुश राजाओं का यूरोप था। मतलब राजा ने जो कह दिया बस वही कानून था। पूरी की पूरी पावर एक इंसान के हाथ में। फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने इसी सिस्टम को, इसी आइडिया को सीधी चुनौती दी। उनका मानना था कि असली ताकत राजा के पास नहीं बल्कि देश के नागरिकों के पास होनी चाहिए। अब ये बात बहुत दिलचस्प है। ये सिर्फ हवाई बातें नहीं थीं, ये बाकायदा ठोस कदम थे। उन्होंने एक कलेक्टिव पहचान, एक सामूहिक पहचान बनाने की कोशिश की। जैसे पितृभूमि का आइडिया दिया, नागरिक होने का एहसास दिलाया, पुराना शाही झंडा हटाकर नया तिरंगा ले आए, एक नेशनल असेंबली बनाई, सबके लिए एक जैसे कानून। ये सब मिलकर एक नेशन बनाने की कोशिश थी, न कि सिर्फ एक राजा की जमीन। पर जैसा कि हमेशा होता है, हर नए आइडिया को पुरानी ताकतों से टकराना ही पड़ता है। राष्ट्रवाद का ये नया नवेला विचार भी कोई अपवाद नहीं था। यूरोप के पुराने राजे रजवाड़े अपनी गद्दी इतनी आसानी से कहाँ छोड़ने वाले थे। और इसी सीन में एंट्री होती है नेपोलियन की। नेपोलियन एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर था। मतलब एक तरफ तो उसने अपनी फौजों के साथ राष्ट्रवाद के कई टूल, जैसे कि सबके लिए बराबर कानून, आसान एडमिनिस्ट्रेशन, सामंतवाद का खात्मा, ये सब पूरे यूरोप में फैला दिए। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू ये था कि उसने उसी विचार की आत्मा को कुचल दिया। डेमोक्रेसी खत्म, सेंसरशिप लागू, और खुद बन बैठा सम्राट। तो 1815 में जब नेपोलियन की हार हुई तो यूरोप के पुराने राजाओं को लगा बस अब मौका है। वो सब वियना में इकट्ठे हुए और उनका मकसद सिर्फ एक था, क्रांति की इस आग को पूरी तरह बुझा देना और अपनी खोई हुई सत्ता वापस पाना। ऑस्ट्रिया का चांसलर था मेटरनिक, जो इस वियना कांग्रेस का मास्टरमाइंड था। उसकी ये कहावत बहुत मशहूर है और ये साफ साफ दिखाती है कि पुरानी व्यवस्था इन नए क्रांतिकारी विचारों से कितना ज्यादा डरती थी। उनके लिए तो राष्ट्रवाद एक बीमारी जैसा था जिसे हर हाल में फैलने से रोकना था। लेकिन आप विचारों को कैद नहीं कर सकते। दमन के बाद भी राष्ट्रवाद का आइडिया मरा नहीं, बस अंडरग्राउंड हो गया। पूरे यूरोप में सीक्रेट सोसाइटीज बनने लगी और इन्हीं क्रांतिकारियों के बीच एक नाम उभर कर आया, इटली का ग्यूसेप मजीनी, जिसने इस सपने को जिंदा रखने की कसम खाई थी। तो सोचिए, मेटरनिक जैसा ताकतवर आदमी मजीनी को सिर्फ एक बागी नहीं मानता था, वो उसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन कहता था। इससे अंदाजा लगता है कि राष्ट्रवाद का विचार तब तक कितना पावरफुल हो चुका था। और अब कहानी में आता है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। राष्ट्रवाद का जो आइडिया अब तक लोगों का आंदोलन था, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा था, अब वो बदलने वाला था। अब राजा और नेता लोग भी इसकी ताकत को समझ गए थे और इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने का तरीका ढूंढ रहे थे।
साल था 1848। एक टर्निंग पॉइंट। पूरे यूरोप में लिबरल्स ने, उदारवादियों ने सौर्यों के सपने को हकीकत बनाने की कोशिश की। जगह जगह क्रांतियां हुईं, लेकिन हर जगह उन्हें सेना ने कुचल दिया। एक पल को तो लगा कि सपना खत्म हो गया, पर वो खत्म नहीं हुआ था, वो बस अपना रूप बदल रहा था। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जर्मनी का बिस्मार्क। वो कोई डेमोक्रेट नहीं था, बल्कि एक पक्का कंजर्वेटिव था। उसने देखा कि लिबरल्स क्रांति करके फेल हो गए, तो उसने राष्ट्रवाद के आइडिया को ही हाईजैक कर लिया। उसका तरीका भाषण या वोट नहीं था, उसका तरीका था खून और लोहा, यानी आर्मी, इंडस्ट्री और जंग के दम पर जर्मनी को एक करना। और ऐसा सिर्फ जर्मनी में नहीं हुआ, इटली में भी कैवूर जैसे शातिर डिप्लोमैट और गैरीबाल्डी जैसे करिश्माई लीडर ने एकीकरण को लीड किया। पॉइंट ये है कि दोनों ही जगह देश को लोगों की मर्जी से नहीं, बल्कि स्टेट पावर, डिप्लोमेसी और जंग के जरिए, मतलब ऊपर से बनाया गया था। पर सवाल ये है कि क्या आम लोगों को इस नए राष्ट्र से कोई मतलब था? यह किस्सा इस बात को जबरदस्त तरीके से दिखाता है। सोचिए, जिन किसानों ने इटली के एकीकरण के लिए जंग लड़ी, उनमें से कईयों ने तो इटालिया शब्द ही नहीं सुना था। उन्हें लगता था कि लाटालिया राजा की पत्नी का नाम है। इससे पता चलता है कि ये नया राष्ट्रवाद लोगों के दिलों से नहीं, बल्कि नेताओं के दिमाग से निकला था। और बस यहीं से ये कहानी एक बहुत ही स्याह, एक बहुत ही डार्क मोड़ लेती है। राष्ट्रवाद, जो कभी भाईचारे और आजादी का पैगाम लेकर आया था, अब सत्ता का एक खतरनाक खेल बनने वाला था। 19वीं सदी के आखिर तक आते आते राष्ट्रवाद का मतलब ही बदल गया। अब ये एकता और आजादी की बात नहीं करता था, अब ये कंपटीशन और साम्राज्य बनाने की बात करता था। अब अपने देश से प्यार करने का मतलब दूसरे देशों से नफरत करना बन गया। हर देश दूसरे से ज्यादा ताकतवर बनना चाहता था। और ये खतरनाक बदलाव सबसे साफ दिखा बाल्कन के इलाके में। देखिए हुआ क्या। जैसे ही वहां ऑटोमन साम्राज्य कमजोर पड़ा, छोटे छोटे नए देश बनने लगे, लेकिन वो आपस में मिलकर रहने के बजाय एक दूसरे से लड़ने लगे। और फिर जल्द ही यूरोप की बड़ी बड़ी ताकतें भी इस लड़ाई में कूद पड़ी। हर कोई अपना फायदा देख रहा था। देखते ही देखते ये पूरा इलाका एक बारूद के ढेर में बदल गया। बस एक चिंगारी का इंतजार था। और वो चिंगारी लगी 1914 में। विडंबना देखिए, एक आइडिया जो आज़ादी और एकता का वादा लेकर चला था, उसी ने यूरोप को इतिहास की सबसे बड़ी तबाही, पहले विश्व युद्ध की आग में झोंक दिया। तो आखिर इस पूरी कहानी से हम क्या समझें? कैसे एक इतना खूबसूरत सपना एक इतने भयानक दुस्वप्न में बदल गया? ये सवाल आज भी उतना ही मौजूद है जितना एक सदी पहले था। और ये हमें याद दिलाता है कि आइडियाज़ में, विचारों में दुनिया को बनाने और तबाह करने दोनों की ताकत होती है। शुक्रिया मित्रों, मुझे बेहद खुशी है आपने मेरा वीडियो पूरा देखा। मुझे आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपके सवाल और कमेंट्स का स्वागत है, जिससे मैं इस कंटेंट को और बेहतर बना सकूं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना न भूलें। थैंक यू।